जो बीजेपी का जो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो नाटक है, ये एक सबक है। हम्म। और इस देश के सामाजिक नहीं, इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं उनको हम्म। समझना पड़ेगा कि हम्म। आदिवासी जरूर है, लेकिन हम्म। उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आरएसएस होनी चाहिए। यादव हम्म। जरूर है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आपको आरएसएस ही होनी चाहिए। अब हम्म। हम प्रथम दलित जो उसी लड़ाई को यहां से शुरुआत करना चाहते हैं कि हम्म। देश का दलित इस देश की सरकारों से जाकर के कहेगा कि हमें संयुक्त निर्वाचन नहीं चाहिए, हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसी स्थिति में जब दलितों के राजनैतिक और सामाजिक पहचान की गति थोड़ी धीमी दिख रही है, ऐसे वक्त में आखिर दलितों को अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी सीटों के लिहाज से वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है जैसा करने की उसे उम्मीद थी। कहीं ना कहीं जो देश भर में, दुनिया भर में लोग हैं जो बहुजन राजनीति की बात करते हैं, उनके लिए धक्का है। इसी बीच में खबर यह आ रही है कि आगामी 24 दिसंबर को दलित गोलमेज सम्मेलन की बात कही जा रही है। आखिर यह क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से, जो हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। सतीश प्रकाश जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे अपनी एक पकड़ रखते हैं, उसको समझते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो सर, मैंने ये कहा कि जय जो भीम सर। दलित, जी जय भीम, जो 24 दिसंबर को दलित गोलमेज सम्मेलन की बात कही जा रही है, वो आखिर क्या है? नहीं, देखिए, गोलमेज सम्मेलन का दलितों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जी। बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूरी दुनिया को बताया कि भारत हम्म। में दलितों की स्थिति, क्योंकि उससे पहले पूरी दुनिया ये जानती थी कि ब्लैक्स की जो समस्या है वो ही कुछ दुनिया में एक सबसे ज्यादा अत्याचारी व्यवस्था है। लेकिन इन हम्म। गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब ने पूरी दुनिया के सामने दलितों का दर्द रखा। और जी। साथ साथ ये गोलमेज सम्मेलन दलितों के लिए जैसे कम्युनल अवार्ड जो है, उससे पहले हम्म। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन हम्म। में आपको कम्युनल अवार्ड भी मिला। तो प्रथम हम्म। गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए, हम्म। इन इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जब दलितों का थोड़ा सा जो जो सामाजिक मूवमेंट है या जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी गति थोड़ी सी कम हुई है। और गोलमेज का मतलब एक मेज का गोल, मेज गोल का भी एक संबंध है कि हम्म। जब तमाम अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग जो हम्म। पास नहीं बैठ सकते, गोलमेज कर देने का मतलब है कि सबको सबको इक्वल अधिकार। तो इक्वल आज अधिकार। दलित और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कर रहे हैं, जगह जगह हम्म। गांव के अंदर, शहरों के जी। अंदर, कस्बों के अंदर, पूरे हम्म। देश में ये गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत है, इन हम्म। गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से तमाम जो सामाजिक लीडर्स होंगे वो एक हम्म। मेज के ऊपर चारों तरफ बैठ सकते हैं। और हम्म। भविष्य का जो दलित एजेंडा होगा, क्योंकि आपको हम्म। एक बात माननी पड़ेगी कि अगर आरक्षण अधिनियम 1935 के दायरे में इस देश का दलित आया, आजादी से पहले हम्म। आया, और बाबा हम्म। साहब की मेहनत का ही ये फल है कि वो जी। आजादी से लगभग लगभग 15 साल पहले आरक्षण के दायरे में आ गया। अब इस हम्म। देश के हालात बदल रहे हैं। पूरी दुनिया का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक बहुत सारा चेंज आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि भारत में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है कि हम्म। 2025 के बाद इस देश हम्म। की लोकसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम्म। 2025 के बाद जब लोकसभा सर, की वो सीटें वो बढ़ेंगी। जी, उस पे हम जी आएंगे, लेकिन जो जी। दलित गोलमेज सम्मेलन की बात कही जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है आखिर? नहीं नहीं, देखिए, 24 दिसंबर को, देखिए 24 दिसंबर का दलितों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 24 दिसंबर के बाद में इस देश के दलितों को अंग्रेजों के द्वारा या पूरी व्यवस्था के द्वारा या उनका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा ये तय हुआ था। तो इस गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से इस देश का दलित, इस देश की जो सरकारें होंगी उससे कुछ मांग करेगा। जैसे एक हम्म। मांग, बहुत बड़ी मांग ये है कि अगर 24 सितंबर 1932 को जो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ,
उसके हम्म 4 दिन बाद बाबा साहब ने खुद ये कहा, अपने अनुयायियों से अपील करी कि मैं, मेरी मजबूरी रही कि मैं इस मजबूरी में मुझे ये पैक करना पड़ा, लेकिन तभी भी जब मेरे अनुयायी इस ताकत में आए, उस ताकत के साथ उनको मौका मिले, तो वो पूना पैक्ट को रद्द करें। और पूना पैक्ट में जो गांधी जी और जो बाबा साहब के बीच में जो 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 समझौता हुआ, वो पर पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन था, और इसके बदले में दलितों को जो उनका एक पॉलिटिकल आरक्षण मिला। तो अब हम प्रथम दलित जो उसी लड़ाई को यहां से शुरुआत करना चाहते हैं कि देश का दलित इस देश की सरकारों से जाकर के कहेगा कि हमें संयुक्त निर्वाचन नहीं चाहिए, हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, और हम इसकी कीमत में जो हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है उसको छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन सर सतीश जी, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई और तमाम समझौते हुए हैं, बातें हुई, तब जाके पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला था। लेकिन आप पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? नहीं नहीं, देखिए आप सुनिए ना, देखिए भारत के राजनीतिक चरित्र का यही तो दुर्भाग्य रहा कि हम्म संयुक्त निर्वाचन से जो मिला आरक्षण है, आरक्षण हम्म इसलिए मिला था कि वो जो इन सीटों पे जो चुन करके जाएंगे वो दलितों की बात करेंगे। लेकिन आप पॉलिटिकल आरक्षण से जो निकले हुए लोग हैं हम्म वो दलितों की बात नहीं करते, वो उस पार्टी की बात करते हैं जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ करके आते हैं। और हम्म यही दलितों की एक राजनीतिक कमजोरी बन जाती है, जो उनका हम्म रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या जिस जिस मजबूती के साथ उसके जो पॉलिटिकल लोग हैं लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, वो दलितों की जो आवाज है या दलितों का जो दर्द है या दलितों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाती हैं, और वो हम्म व्यक्ति सिर्फ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, दलितों को हम्म रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है। समय हम्म था, तब समय खराब था, बाबा साहब की हम्म, मजबूरियां रही हैं, लेकिन आज बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो थोड़ा आगे तो बढ़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो जी। अब ये तमाम सामाजिक संगठन इस देश की जो व्यवस्था है उसके ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि भैया हम्म आप पॉलिटिकल आरक्षण आप ले लो, हमको हम्म जो पृथक निर्वाचन है उसकी व्यवस्था चाहिए। पृथक निर्वाचन में जो 2 वोट का अधिकार है, दलितों हम्म को जो 2 वोट का अधिकार मिला था कि पृथक जो निर्वाचन में जो अपना बाबा साहब रिप्रेजेंटेटिव। चाहते थे, जी 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 जी, जी जिसका जी जिक्र उन्होंने किया था, जो कर ना जी। सके, अब फिर उसी मांग को लेके एक बार फिर से दलित सामने आने वाले हैं, ये ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए इसमें देखिए 24 दिसंबर अंत नहीं है, चौबीस हम्म दिसंबर से भारत में शुरुआत है। जी जी। तमाम छोटे छोटे कस्बों में कोई भी एक सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है, कोई भी दलित, चाहे वो कुछ हम्म भी समस्या पे है, वहां एक छोटा सा एक शब्द लगाए कि हम पृथक निर्वाचन, जो संयुक्त निर्वाचन की जगह पृथक निर्वाचन चाहते हैं। और ये हम्म गोलमेज सम्मेलन है, वो कोई भी अपना दलित गोलमेज सम्मेलन वो पहला कर सकता है, दूसरा कर सकता है, और उसके हम्म बाद में अगले हम्म, साल जब हम 24 दिसंबर 2024 को पच्चीस दिल्ली में, हाँ 25 को, 24 को, हाँ। 2024 को जब हम दिल्ली में प्रथम नेशनल दलित गोलमेज सम्मेलन करेंगे, अगले वर्ष हम्म करेंगे, और हम्म आगामी जो सरकारें होंगी, क्योंकि हम्म लोकसभाओं की सीटों का निर्धारण होना हुआ है, उस समय हम्म पे जो भी सरकार होगी, क्योंकि 24 में सरकार बदल चुकी होगी, वो किसकी हम्म सरकार होगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन हम्म, जो भी सरकार होगी उस सरकार के ऊपर हम ये दबाव डालेंगे कि हमको पृथक निर्वाचन ही चाहिए, हमको जी। दलितों के एक्चुअल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ही चाहिए। और एक चलो। चीज और बता दूं आपको, देखिए हम्म, परिसीमन में एक बहुत बड़ी खामी होती है कि हाँ, परिसीमन। परिसीमन में जो, जी जी, परिसीमन पे आते हैं। आपने उसका जिक्र जी भी किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के लोकसभा चुनाव के बाद सीटों को लेकर समीक्षा होने वाली है। ऐसी ही चर्चाएं सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। इस पूरे मसले को ऐसा अगर होता है तो जो अम्बेडकरी समाज है, उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? क्या उसको अपनी मांग रखनी चाहिए सरकार के सामने? नहीं, देखिए प्रथम मांग तो यही है कि हमको संयुक्त निर्वाचन की जगह पृथक निर्वाचन चाहिए। जी। दूसरी बात, सरकार क्या खेल करती है परिसीमन के समय में, सरकारें खेल ये करती है कि जहां दलितों की, क्योंकि आमतौर पर उन सीटों को रिजर्व किया जाता है कि जहां दलितों की आबादी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हम्म सरकारें खेल ये करती हैं कि उस जगह को, यानी कि दलितों की आबादी को थोड़ा काट देते हैं, यानी कि परिसीमन थोड़ा सा एक हिस्सा इधर काटेंगे, एक हिस्सा इधर काटेंगे, एक हिस्सा इधर काटेंगे। तो हम्म जहां दलितों की डेंस पॉपुलेशन है उसको हम्म तितर बितर करके आमतौर पर उन सीटों को अनरिजर्व घोषित करते हैं, और जहां हम्म दलितों का रिप्रेजेंटेशन उस तरीका नहीं है, उनका हम्म आबादी जो छितरी हुई है, वो उन सीटों हम्म, को रिजर्व करते हैं। एक एक चीज और मैं बताऊं कि देखो, पश्चिम जी। उत्तर प्रदेश में मैं चूंकि रहता हूं,
हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा के की जो परिसीमन है, हालांकि उस वक्त बहन जी की सरकारें थी, लेकिन जब हम्म परिसीमन हुआ शायद हम लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दलित है वो थोड़ा वोकल है, उसकी वोकल पावर थोड़ी ज्यादा है। तो हम्म सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और बीजेपी और तमाम आरएसएस के जो संगठन, उन्होंने जानबूझ करके जो दलितों की जो रिजर्व सीटें हैं वो पश्चिम हम्म से घटा करके कहीं ना कहीं पूरब की तरफ लेकर के गए। तो इन हम्म सब बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा इस इन गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से कि जो हम्म 2025 के बाद में जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण किस तरीके से होगा, उसका परिसीमन किस तरीके से होगा, इन चीजों को लेकर के हमको कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। और दास साहब, एक बात मैं आपको कहूं, ये बात मैं फिर कहूंगा कि जी। जिस आरक्षण की जमीन पे ऊपर हम खड़े हैं, उसकी हम्म पृष्ठभूमि देश की आजादी के बाद नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि देश हम्म की आजादी से पहले है। जी। और उसकी पृष्ठभूमि देखिए ना कि 1907 में इस देश के दलितों ने उस समय के जनगणना आयुक्त को, क्योंकि हम्म जनगणना 2011 में 1911 में होने वाली थी, उन्होंने हम्म बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उससे कहा कि भाई हमारी आबादी को हिंदुओं की आबादी से अलग करो, और उन्होंने हम्म 10 मानक के आधार पर 1911 में दलितों की आबादी को अलग किया। उसके बाद हम्म 21 की जनगणना के आंकड़े, 31 की जनगणना के आंकड़े, 2011 1911 का वो रिप्रेजेंटेशन ही दलितों के आरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। तो मेरा कहना यह है कि जब एआई का जमाना है, तमाम चीजें, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हम ये नहीं कह, ये मैं इस बात को मान नहीं सकता कि 25 के बाद हम जब परिसीमन होगा तभी चर्चा करेंगे। आज हम हम्म चर्चा करेंगे, साल भर पहले चर्चा करेंगे, 2 साल पहले चर्चा करेंगे। और पॉलिटिकल लोग ये बात नहीं कह जी। सकते। देखिए, राजनीति में बड़ी मजबूरियां भी हैं। हम दलित एजेंडे में जिन जातियों को गाली देते हैं या उनको ललकारते हैं या उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जब हम पॉलिटिकल पावर में आते हैं तो उन्हीं जातियों को गले लगाना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल मजबूरी हो, या उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल देना पड़ता बिल्कुल। है। जी राजनीति में किसी समाज को अछूत नहीं माना जा सकता। और ये जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो दिखाया है, तब मजबूरी में ही दिखाया हो। अभी जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, वहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के व्यक्ति को कमान दी गई, मध्य प्रदेश में यादव समाज के व्यक्ति को, ओबीसी को सीएम बनाया गया, लेकिन यहाँ भी दलितों को मौका नहीं मिला है। तो इस जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को मौका दिया, ओबीसी को मौका दिया, यादव समाज एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ओबीसी को तो मौके देती रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? और इस पूरी व्यवस्था में दलित क्यों नहीं आ पाए? नहीं, देखिए, एक सबक है। मैं हम्म इसको ये जो बीजेपी का जो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो नाटक है, ये एक सबक है। हम्म और इस देश के सामाजिक नहीं, इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं उनको हम्म समझना पड़ेगा कि हम्म आदिवासी जरूर है, लेकिन हम्म उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आरएसएस होनी चाहिए। यादव हम्म जरूर है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आपको आरएसएस ही होनी चाहिए। जब हम्म आप सत्ता में थे तो क्या आपने चेक किया कि जिन लोगों को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे, जिस आप प्रकाश को पॉलिटिकल, आपने उसकी पृष्ठभूमि चेक करी? आपने कभी हम्म चेक किया कि वो बामसेफ की मीटिंग में कभी आए भी हैं, या बाबा हम्म साहब के कोई अनुयायी हैं, या उनके हम्म लिए कोई 2 महीने या 4 महीने का आपने कोई प्रशिक्षण चलाया है? तो ये हम्म चीजें हैं, देखो, मानना पड़ेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो मेरी जाति का रिप्रेजेंटेटिव है, हम्म। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी मानसिकता क्या है। अगर वो मानसिकता क्या है? आरएसएस वो मानसिकता, वो बेहतर समाज ये बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? यही सवाल है, यही हम्म सवाल संयुक्त निर्वाचन और पृथक निर्वाचन है। आप मेरी बात को हम्म समझिए, उन जी। लोगों की मजबूरी है जो जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी हम्म, मजबूरी है। एक हमारे यहाँ क्षेत्र में एक विधायक जी हुआ करते थे, नाम तो मैं उनका नहीं लूंगा, तो जी। लोगों ने उनको इसलिए चुना कि वो अपनी जेब के अंदर गिलास लेकर के चलते थे, और वो हम्म किसी अपर कास्ट के घर पे जाते थे तो वो कहते थे हम्म कि आपका गिलास मैं झूठा नहीं करूंगा, मैं अपना हम्म गिलास खुद लेकर के आया हूं। तो लोगों ने कहा कि इतना ऐसा व्यक्ति हमको कहां मिलेगा, ये तो चैलेंज हाँ, ही नहीं करेगा ना, जो हमारी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। बनाए रखना चाहता है। तो उन लोगों की मजबूरी है। आरएसएस का प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनको ढाला जा सके, अंबेडकर हम्म विचार से हटा करके उसके अंदर जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उससे दूर किया जा हम्म सके। और ये हम्म सिर्फ बीजेपी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ना ये हम्म आदिवासी है, ना ये पिछड़े हैं, ना ये दलित है, ना कुछ नहीं है। इनका हम्म काम सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को सेट करना है, और इस देश की हम्म जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना है। और इस देश हम्म में सामाजिक न्याय की लड़ाई को हटा करके कहीं ना कहीं धार्मिक जो लड़ाई है,
जो धार्मिक लड़ाई है उसको अलग करना हम्म, चाहिए। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, मैं अक्सर हम्म, डिबेट में ये बात कहता था जी, कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम्म, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करें। आज हम्म, बीजेपी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा, कांग्रेस हम्म, भी लगभग उसी सोच की पार्टी है, लेकिन इन हम्म, चुनाव में उनके जो लीडर्स हैं उनने कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात जितनी हम्म, मजबूती से शायद राहुल गांधी ने रखी, पहली बार रखा है। अब उनके हम्म, मन में क्या है, हालांकि सवाल तो ये भी हो सकता है कि तेलंगाना में जब आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो तो आपको कोई आपने, दलित समझ में नहीं आया, आपको जी, अब तो आपने ब्राह्मण ही बनाया ना। तो वो हम्म, सिर्फ और सिर्फ वो उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन हम्म, चलिए एक बात तो उठी, सामाजिक न्याय की जो बात है वो चाहे किसी भी संगठन ने की हो, तो एक हम्म, शुरुआत हो चुकी है। मान्यवर हम्म, काशीराम जी या ये कहीं ना कहीं उसका बहुजन समाज दबाव, पार्टी, उसका दबाव, तमाम जो बहुजन आंदोलन का दबाव है, चाहे वो जिस रूप में सामने आए, वो तमाम पार्टियों में साफ देखने को मिला है, चाहे वो मुद्दे के रूप में देखने को मिले या फिर रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखने को मिले, भले ही वो सांकेतिक हो। नहीं निश्चित रूप से, इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए दलितों के तमाम सामाजिक और तमाम राजनीतिक जो मंच हैं वो जी, कहीं ना कहीं समस्या ही समस्या है, वहां हल हम्म, नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अब हमको हल की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। जी, अगर ये जो जब ये हालात चेंज हो रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से थोड़ा सा कहीं कमजोर हुए हैं, तो अब हमको ये हम्म, एजेंडा तय करना पड़ेगा कि जब हम्म, बाबा साहब आजादी से पहले, ये सवाल बाबा साहब से भी तो पूछा है, गांधी जी ने हम्म, खुद ये कहा है ना कि हम्म, आप पहले देश आजाद होने दीजिए, उसके हम्म, बाद हम मिलकर तय करेंगे। और तमाम हम्म, ओबीसी लीडर जो है गांधी जी के इस झांसे में आए। बाबा आए, साहब ने ये कहा कि देखिए मैं राष्ट्र से प्यार करता हूं, लेकिन राष्ट्र के हम्म, साथ साथ मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस व्यवस्था को हम्म, भी मैं ध्यान में रखूंगा। तो उन्होंने हम्म, कहा कि मैं आपकी बातों में विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए मेरा हम्म, मानना यह है कि हम्म, तमाम सामाजिक संगठनों को अब भविष्य की जो लड़ाई है, जो शुरुआत करी है कुछ सामाजिक संगठनों ने, इसको हम्म, बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। ये किसी एक हम्म, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है या किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है। आप अपने सामाजिक मंचों का, अब जैसे मैं एक बात कहता हूं, अक्सर ये हम्म, बात होती है कि हम्म, अभी आप मनुस्मृति को कोस दीजिए, अभी हम्म, चार वेदों को आप कुछ ना कुछ ललकार दीजिए, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर मैं सही आपसे बात, संयुक्त निर्वाचन की बात, ये उसको समझ में नहीं आएगा। और उनके जो सामाजिक मंच है या उनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उनका हम्म, सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तमाम हम्म, ऐसे लोग वो किस प्रभु में आते हैं, वो तमाम एक उनके मन की बात करते हैं और उसको लोग बाग वायरल कर देते हैं। तो ये उनकी कुछ खामियां हैं। मेरा मानना हम्म, यह है कि चाहे सामाजिक मंच हो या सामाजिक प्लेटफॉर्म हो या सोशल हम्म, मीडिया हो, उसका हम्म, उपयोग सिर्फ अपनी समाज की बातों को आगे बढ़ाने में ही उपयोग होना चाहिए। हम्म, अगर ये लोग गोलमेज सम्मेलन की जी, अगर बात आई है, तो जी, ये बात लोगों को आगे बढ़ानी चाहिए। तमाम आगे बढ़ानी चाहिए। तमाम कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कस्बे में बैठा हो, किसी भी शहर में बैठा हो, 24 दिसंबर को वो एक छोटा सा बोर्ड लगा करके प्रथम उस गांव का प्रथम दलित गोलमेज सम्मेलन कर सकता है और इस व्यवस्था में, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, तमाम बातों का। और जो गुलमेज सम्मेलन की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आदिवासी और ओबीसी समाज को मौका दिया, उसकी पृष्ठभूमि का जिक्र किया, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इशारे किए आपने। उम्मीद है कि जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, वो इन चीजों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। जय भीम सर।